हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। आप चाहे फ्रेंड्स आपका यूटेट फर्स्ट हो या यूटेट सेकेंड हो या आप कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम देते हैं टीचिंग से संबंधित, उसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप चाहे सीटेट भी देते हैं तो सीटेट में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसमें फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो है पेडागोजी के आपके जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे जब आपका एग्जाम होगा। तो चाहे आप यूटेट कोई भी टेट दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड कोई भी दे रहे हैं, तो दोनों के लिए जो है पेडागोजी जो है सेम ही पूछी जाती है। एक ही तरह से थोड़ा बहुत अप डाउन ये रहते हैं, 19-20 का अंतर रहता है, बाकी जो है क्वेश्चन इसी तरह के यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे सामाजिक, और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे 200 प्लस होंगे, तो आप जो है इन्हें ध्यान से देखना। और थोड़ा यहाँ पे कोई अगर त्रुटि रहती है तो प्लीज आप जो है उसको थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि यहाँ पे काफी क्वेश्चन है तो इन जो है काफी क्वेश्चन में थोड़ा आपको भी पता है कि पढ़ते पढ़ते काफी चीजें यहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो रहेंगे केवल आंसर, यहाँ पे जो सही आंसर होगा उसी को यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहला है सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिकरण। किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व क्या है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आदर्शों में, संस्कार में और अनुकरण में। किसी बच्चे में सामाजिकरण होता है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था में और बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। किसी बालक में समाज द्वारा होने वाले सामाजिकरण है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक विचारधारा और जातीय प्रथाएं। आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, यह बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे और बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका क्या है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। बच्चों के सामाजिकरण का मुख्य साधन क्या है? 7 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए घर। निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है? 8 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए खेल। बच्चों में खेल सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेल से जो है बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है और खेल से जो है बच्चों नेतृत्व और अनुसरण की भावना आती है। अगला, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षक को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? 10 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। आप अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, स्नेह तथा सहानुभूति का। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। 12 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के सामाजिकरण में। किसी बच्चे में सामाजिकरण का प्रथम स्रोत क्या है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवार। निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाकलापों में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांटकर खेलते हैं। इसमें बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकता एवं सहयोग की भावना का। आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रियाएं सिखाएंगे। सामाजिकरण प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए क्या आवश्यक तत्व है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवार एवं पड़ोस। किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, शरीर की बनावट और स्वास्थ्य, परिवार हो जाएगा और सामाजिक आर्थिक स्तर हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष। सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के साथी समूह पर। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड के। पियाजे के बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4। निम्न में से किस नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो ये की है फ्रेंड्स कोहलबर्ग ने। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सूझ सृजन का करते हैं। निम्न में से किसका ये कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पियाजे का।
निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होती है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। निम्नलिखित में से किसने जो है बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस कोहलबर्ग। आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान का। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे निम्न में से कौन सी विधि अपनाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साक्षात्कार विधि। निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्मृति में नई सूचना को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व इतिहास विधि। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों को समाविष्ट हो जाने को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सात्वीकरण। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 वर्ष। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी का, समाज का। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनाव करेंगे? तो 20 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे बालक बड़ों से तू तड़ा करके बोलता है, तो बालक के इस अपशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है, तो पूर्व प्राथमिक आयु जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, 2 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? कौन सी नहीं है? गला नहीं है, आंख नहीं है, नाक नहीं है, जीभ नहीं है। आपने पढ़ा होगा 5 क्या होते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है गला नहीं है, बाकी आंख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है, आकार में परिवर्तन नहीं है, बाकी कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन। अगला है यहाँ पे आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि होने वाले परिवर्तनों की वहां पे जांच करेंगे। आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ईमानदारी बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। अगला यहाँ पे है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की और अवस्था की ओर इंगित करती है। तो 8 का राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति में के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है। अगला, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटिंग करना।
अगला निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। अगला यहाँ पे देखेंगे, अगला यहाँ पे है निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे जो है सत्य है? इनमें से हमें बताना है सत्य कौन सा कथन है यहाँ पे। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर यहाँ पे सत्य कथन हो जाएगा मानव विकास के संबंध में। मानव विकास, ये ध्यान देना, यहाँ पे जो सत्य कथन कौन सा है? मानव विकास के संबंध में सामान्य से विशिष्ट की ओर सही कथन है। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में? बाल्यावस्था। अगला, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं और तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने पाठ पढ़ते हैं। तो आप, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हो जाएगा अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंदूरा और वाल्टर्स ने। किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बंदूरा और वाल्टर्स ने दिया था। मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? डोलार्ड और मिलर। क्या हो जाएगा? डोलार्ड और मिलर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? क्वेश्चन नंबर 6, ये हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बालक विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। 7 का राइट आंसर है एकीकरण का सिद्धांत। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है? 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माँ के गर्भ से ही। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से। आप अपनी कक्षा में 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में सब निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सभी छात्रों के विकास में अलग अलग दिशा में हुआ है। सभी छात्रों का जो विकास हुआ वो अलग अलग दिशा में हुआ है। बालक जो बाल विकास शिक्षा शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो राइट आंसर हमारे संबंधित नहीं है, ये नहीं है हमारा राइट आंसर, यही हो जाएगा विद्यालय तथा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वह छात्र जो है अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस बच्चे के जो विचार हैं उसको विद्यालय में मान्यता मिलती है। डोलार्ड और मिलर के अनुसार जो है अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अगला, विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा कैसे होती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा निश्चित। अगला देखेंगे, विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा यानी हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि जो विकास की दिशा है वो कैसी है 14 में, तो निश्चित है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि विकास की जो दिशा, यहाँ वही क्वेश्चन हो गया, आपकी कक्षा के एक छात्र जो है, छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो जो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास जो है प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रेवर का। अगला यहाँ पे देखेंगे, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। एक माता पिता से, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि माता पिता से जो है संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वंशानुक्रम। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जीन्स। क्या हो जाता है? जीन्स हो जाता है।
अगला है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, निम्न में से किसका कथन है? 3 का राइट आंसर है, ये हो जाएगा बी एन झा का। किसका है? बी एन झा का है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये जो कथन है ये है बी एन झा का। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाले प्रभाव नहीं है। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है, ये नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। सामान्य कौन सा यहाँ पे बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है कह रहा है, प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना है, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करना है, प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना है। तो ये सभी है, लेकिन लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना ये क्या है? बुद्धिमान बच्चे में लक्षण नहीं है। आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफी कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं लेकिन शरीर से वे भी कमजोर हैं। तो आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है? तो 6 में राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। दो जुड़वा बच्चों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है, एक स्थान पर जहां धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वही दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारण क्या होगा? तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, सांस्कृतिक कारक। आपकी कक्षा का एक छात्र जो है कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। 9 देखेंगे, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। 9 का राइट आंसर है, ये हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण। अगला देखेंगे, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, आंतरिक कारक। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर है, व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन में सहायता मिलती है, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती है और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म के अंतर्गत। किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग का एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजित दशा। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा विकास का गति सिद्धांत। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भौतिक वातावरण, वंशानुक्रम हो जाएगा, सामाजिक वातावरण हो जाएगा। आज बालापराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारणवश शिक्षण जो है प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं, आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना। अगला, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी, ये हो गया। अगला है वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर हैं, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, निर्भर, पूरक, सहयोगी। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, आपकी कक्षा एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं, इनका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है वातावरणीय प्रभाव। अगला देखेंगे, अब यहाँ पे फिर जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। बाल केंद्रीय शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर सकते हैं।
प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर जो है ध्यान रखा जाता है? तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। अगला, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाता है? तो ये हो जाएगा 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित में से क्या प्रभाव संभव नहीं हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ये गलत हो जाएगा। बाकी बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों में पाठ्यक्रम की सुधार, प्रत्येक बालक को जो है शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना, बाल केंद्रित शिक्षा का व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार, रुचियों, आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, उसकी योग्यता, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील शिक्षा पर। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो ये नहीं है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला देखेंगे हम, किसी बच्चे को जो है किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता का क्या कहलाती है? तो उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसकी बुद्धि। आप कक्षा 7 के अध्यापक हैं, अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है, तो रमा और अशोक हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली छात्र। अगला देखेंगे, बुद्धि लब्धांक का प्राप्तांक निम्न में से कौन सा है? तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसिक आयु बाई कालानुक्रमिक आयु और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अगला, आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं, आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है जिसकी आयु 15 वर्ष है। यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी बुद्धि लब्धि पाएंगे। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू है, एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप कैसा होगा? तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औसत से अधिक। आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो उन छात्रों को किस समूह में रखा जाएगा? तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षीण बुद्धि वाले छात्र। बुद्धि के प्रति दर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। आपकी कक्षा का जो है एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, इसका अर्थ है कि वह एक। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है। आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपके अपने अनुभवों के आधार पर पाया जाता है कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कई प्रकारों के कौशलों में। अगला है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टर्न ने। क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता। बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टर्न व जॉनसन। अगला, स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 से 14 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का। अगला क्वेश्चन करेंगे 16, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संक्रिया, उत्पाद और सूचना सामग्री। अगला, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास रहेगा। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असमान रहेगा। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र कैसे होगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्धिमान है। बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिने को। बुद्धि का प्रकार नहीं है। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसिक बुद्धि।
21 है। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? यहाँ पे बुद्धि की परिभाषा नहीं है, ये नहीं है राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है बुद्धि परीक्षण का जो निम्नलिखित में से यहाँ पे विकास के दृष्टिकोण से नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर जो है अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की जो तुलना में अधिक ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है 23। एक ही कक्षा शिक्षण निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो जो 23 है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? छात्रों को की बुद्धि में अंतर। 24। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। किन किन से? सबसे पहले है व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षणों की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है और बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। उपरोक्त सभी कथनों में जो है सभी को यहाँ पे पता चलता है। 25। आजकल बुद्धि परीक्षण का प्रयोग शिक्षा जगत के व्यापक रूप में हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग के उदाहरण हैं। तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर जो है छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना और बुद्धि परीक्षण के आधार पर ही छात्रों को परामर्श देना है। 26। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। अगला, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। तो यह बुद्धि जो है यह किसकी परिभाषा किसने दी है? ये तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा कॉल्विन ने। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत के अनुरूप है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्धि कोई तत्वों का समूह होती है, बुद्धि जो है कई तत्वों का समूह है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। 29। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो 29 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में जो है दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं की आवश्यकता होती है। दो प्रकार की जो योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम आप सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा यहाँ पे द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। लास्ट यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार पर किसे सर्वाधिक उपयुक्त माना है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के निर्णय, स्मृति एवं अंकित जैसे मानसिक कार्यों को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधन। किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अच्छा स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह कथन किसका है? तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेबर्न का। निम्न में से किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रारंभिक रूप नहीं है? 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकलन। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र भाषा दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। अगला, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है।
मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तित्व एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? तो 8 का राइट आंसर है मीरा का की भाषा जो है बहुत आकर्षक है। आप अपनी कक्षा में बच्चों के भावों विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यताओं में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पाइकर और इरविन का। निम्नलिखित में से क्या भाषा का दोष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना। आपकी कक्षा का एक छात्र हमेशा आपके साथ तर्क करता हो, तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या रहेगी? 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा, रमेश एक चिंतनशील छात्र है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तार्किक चिंतन। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का भाव किसी आयु तक होता है। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष। किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तर्क की। किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या होता है? 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान हेतु, निर्णय लेने हेतु और वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने में। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। कथन किसका है? 18 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रो और क्रो का। अगला क्वेश्चन है, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और पारिस्थितिकियों को देखकर चिंतन करता है वह होता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। इनमें से चिंतन की एक विशेषता नहीं है। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। माध्यमिक कक्षा में एक अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास कर सकता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? छात्रों की समस्याओं का समाधान करके, तर्क और वाद विवाद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, छात्रों की रुचियों का विकास करके। चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया होती है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकल्पना, कल्पना, स्मृति और अनुमान। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित का हस्तलेख पुरुषों की यानी स्त्रियों का जो हस्तलेख है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है स्त्रियों का जो हस्तलेख है पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सत्य कथन हमें बताना है। बाकी किसी बालक के विकास में लैंगिक मुद्दे किस संदर्भ में सत्य है? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाति हो जाएगा, सामाजिक स्तर और आयु हो जाएगा। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा, सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। अनुसूचित जाति के छात्राओं के समक्ष आने वाली शिक्षण संबंधी समस्या है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माता पिता की आर्थिक समस्याएं, छात्रों की सामाजिक अभिवृद्धि, उच्च जाति के शिक्षकों का छात्रों के प्रति उदासीन व्यवहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, छात्राओं को जो है छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पठन गति में। आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुविधाओं की अपर्याप्तता। लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाला खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। यह धारणा किस वर्ग से संबंधित है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ग से। छात्राओं पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है उनके। 9 का राइट आंसर है डी, किसमें? सामाजिक उत्थान, शैक्षिक योग्यता और सामाजिक दृष्टिकोण से। छात्राओं के शिक्षण से संबंधित अध्यापक के लिए चिंतन हेतु आवश्यक क्षेत्र है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, उनका सामाजिक पक्ष और उनका शैक्षिक स्तर। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकारा जाना चाहिए? 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। निम्न में से क्या शिक्षा संबंधी लिंग भेद है? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक ज्ञान, आर्थिक स्थिति। स्त्रियों और पुरुषों में भिन्नताओं की खोज की थी। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
मैकनेमर और टर्मर ने किस व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हैं? 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लिंग भेद है, मानसिक योग्यताएं हैं और शारीरिक संरचना है। एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जाति भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लचीलापन। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्र छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाले प्रभाव है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं रहता है। छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक भेदभाव का, परिवार का और सामाजिक मान्यताओं का। अगला हम देखेंगे यहाँ पे संभवतः व्यक्ति जो है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। उपरोक्त में से कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइलर का। आपकी कक्षा में सतीश और मुकेश में काफी व्यक्ति भिन्नताएं हैं, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति। अगला देखेंगे, अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफी शैक्षिक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तित्व गुण भिन्न भिन्न है। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता को अवलोकन करते हैं, आप पाते हैं कि छात्र छात्रा उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है, इसका कारण हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा, वातावरण, वंशानुक्रम और आयु हो जाएगा। व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझने का परिचय सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पे जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या था? गाल्टन ने। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इनका सबसे पहले प्रयत्न किया था गाल्टन ने। सामाजिक स्तर से ऊंचे परिवारों के बच्चों में निम्न स्तरीय परिवारों के बच्चों की अपेक्षा कौन सी व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शारीरिक विकास। आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है, उसकी इस व्यक्तित्व भिन्नता पर का कारण क्या हो सकता है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसकी विशिष्ट योग्यता। किसी अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारण है। 9 का राइट आंसर है, ये हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी बालक में व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण नहीं है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी विभिन्नता का कारण नहीं है। बाकी कारण है क्या है? वंशानुक्रम, परिपक्वता और वातावरण है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रॉस का कथन है ये। निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? 12 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, मन। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? 13 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता। किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा, खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान कराना। उन्हें अक्षर का ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए और लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाकर जाने चाहिए। किसी बच्चे को व्यक्तित्व, वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिरूप। मोंटेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? 17 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, मंदबुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए। व्यक्तित्व विभिन्नता हेतु भाषा विकास एवं आवश्यक कौशल है क्योंकि यह आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अधिगम से संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम एवं मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ए का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है, ये नहीं है। बाकी हम मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, इसमें सूचना को
सामान्य रूप से अंकों के साथ अथवा ग्रेडों से रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर हो किया जाता है, तो किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे क्या सीखते हैं, वे कैसे सीखते हैं और वे क्या सोचते हैं, ये सभी हो जाएगा। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे थोड़ा ये जो है काफी ब्लर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विश्वविद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे जो 5 का राइट, इसको हमें बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें हो जाएगा कि छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं मूल्यांकन व्यापक का एक उद्देश्य नहीं है। 6 का राइट आंसर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह हो जाएगा अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि जो छात्र हैं उनको, छात्रों को जो है फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा निरीक्षण, जांच, सूची और प्रश्नावली। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का 2 मानदंड कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं और ये तुलनीय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पारस्परिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। अगला, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का। अगला है 14, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो यह हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच की तुलना करना। राइट आंसर हो जाएगा। सतत मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह के एकत्र सूचना के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांच सूची। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे आपने देखे होंगे हमने 150 यानी 150 से लेके वो 200 तक के हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए। ये जो क्वेश्चन है अभी सभी के जो भी एग्जाम आने वाला है सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज यहाँ पे थोड़ा जो है जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक फ्लुएंसी में इन क्वेश्चंस को कराया है, बाकी यहाँ पे कुछ पेजेस थोड़ा ब्लर थे, मैंने इन्हें जो है ओरल करके पढ़ा है तो आप जो है इन्हें देख सकते हैं। बाकी वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।